मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 अधिकारों के बारे में पूरा डिटेल के अंदर बताया था। आज अपने छठे अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। जब अंबेडकर से पूछा था कि संविधान की हृदय तथा आत्मा क्या है, तो उन्होंने इसी अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा था, क्योंकि यही ऐसा अधिकार है जो हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उससे वो रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में हम याचिका दायर कर सकते हैं यदि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इसीलिए इसे संविधान के हृदय तथा आत्मा अंबेडकर ने कहा है। असल के अंदर ये देखें, ये पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर तुरंत सुनवाई करेगा। असल के अंदर ये इसीलिए कहा गया जाकि कि व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रख सके और वो अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपभोग कर सके। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट यानी याचिकाओं का उल्लेख है। सबसे पहली जो बात है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उसे बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकता है कि इनको बंदी क्यों बनाया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि किसी भी थाने के अंदर किसी व्यक्ति को बंदी बना के आप रख लो। अगर इस तरह की संस्थाएं नहीं होगी, इस प्रकार की संवैधानिक स्थितियां नहीं होगी, तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा नहीं बचेगी और वो अपने अधिकारों का एक तरह से पालन नहीं कर पाएगा। दूसरा है परमादेश। परमादेश इसका मतलब है कि यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो न्यायालय उस व्यक्ति से कर्तव्य पालन की आज्ञा दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम इस प्रकार की स्थितियां देखते हैं कि जब लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई और रोज लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से इंगित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह करे, और यदि वह निर्वाह नहीं करेगा तो न्यायालय उसे कर्तव्य पालन की आज्ञा दे सकता है। ये अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरा है प्रतिषेध। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। हो सकता है कोई एक ऐसा मामला हो, कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो जो उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं हो और वो बिना बात में सुनवाई कर रहे हो, तो उनको एक तरह से आगे सुनवाई करने के लिए कहा जा सकता है या स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। चौथा है उत्प्रेषण। इसका तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी मुकदमे को अपने यहाँ भेजने यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जा सकता है। कोई सेंसिटिव मामला हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण मामला हो सकता है जो कि ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसको वहाँ पर रखा जाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उसको अपने यहाँ पर बुला सकता है। और लास्ट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा जिसे क्यूओ वारंटो के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार न हो, तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और वह जब तक उसका सही रूप से तर्कसंगत संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता जब तक वह आगे कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अधिकार प्रच्छा राजनीतिक कार्यों पर या राजनीतिक नियुक्तियों पर लागू नहीं होता है। असल के अंदर एक केस आया था मदन मुरारी बनाम चरण सिंह केस 1979। जब चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया तो कलकत्ता के मदन मुरारी ने एक कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट लगाई थी, और जिस रिट के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अधिकार प्रच्छा के अंतर्गत ये कहा था कि वो किस आधार के ऊपर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस स्थिति के अंदर जब ये न्यायालय के अंदर मामला पहुंचा तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकार प्रच्छा किसी भी स्थिति के अंदर राजनीतिक नियुक्तियों पर लागू नहीं होता है। और इस तरह से ये अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण डिसीजन न्यायालय के द्वारा दिया गया। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ
कि असल के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है, तो ज़्यादातर अनुच्छेद 32 तक की स्थितियां इसके अंतर्गत बताई जाती रही हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि अनुच्छेद 33 के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद को ये अधिकार प्रदान किया है कि वह सशस्त्र सेनाओं में अनुशासन बनाए रखने व सैनिकों में कर्तव्यों का भलीभांति परिपालन कराने के लिए भारत में एक तरह से सशस्त्र बल से संबंधित मौलिक अधिकारों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। क्योंकि मौलिक अधिकार एक तरह से सबके लिए हैं, सारी है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक तरह से सैनिकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अगर उनके लिए कोई प्रकार का परिवर्तन करना जरूरी हो तो वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन यहाँ पर कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत कहा गया है किसी स्थान पर सेना विधि, यानी अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पर, कई बार मार्शल लॉ की स्थितियाँ, दंगे हो गए या और कोई स्थितियाँ इस प्रकार की होगी जहाँ पर मार्शल लॉ लगाना होता है, जिसको हम सेना विधि के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों को सीमित करने की व्यवस्था करता है। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते था मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं तो रोड पे चलूंगा, ये आपका अधिकार नहीं है। वहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपको रोका जाता है। यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो जाती है तो उस क्षेत्र के मुख्य सेनापति को विशेष उपबंधों के आधार पर अधिकार मिल जाता है और वह किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी बात को जुर्म घोषित कर सकता है, और ये स्थिति इसके अंदर महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को कुछ विषयों जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवास संबंधी योग्यता के निर्धारण करने, सशस्त्र सेनाओं सशस्त्र विधि में मौलिक अधिकारों से संबंधित अपराधों के संबंध में दंड निश्चित करने के लिए कानून की अनन्य शक्ति प्रदान की गई है। ये तीनों चीज़ भी कई बार आईएएस जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है। बाकी ज़्यादातर तो कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर अनुच्छेद 32 तक ही पूछा गया है, लेकिन आरएएस या आईएएस के अंदर 33, 34, 35 को भी पूछा जाता रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये आपको बताएंगे, इसको अच्छे से देख लेना। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।